वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 12 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो कुछ डिफिनीसन होता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन करना होता है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स, व्हाट इज इवेंट्स, सैम्पल स्पेस जो कि होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से और भी डिफिनीसन होता है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ कि मेन रूप से मेरा मोटिव है कि क्वेश्चन पर आना, कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ नोटेशन डिस्कस कर रहा हूँ और मैं उस सारे डेफिनेशन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मैथमेटिकल नोटेशन दिया हुआ है कि अगर जो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए पूछेगा तो उसे किस तरह से मैथमेटिकली नोटेशन करेंगे, ए पर बार लगा देंगे। ठीक, ए बार मतलब कि जो इवेंट ए है वो नहीं चाहिए हमको, नोट ए, तो ए बार। इसी तरह से अगर जो हमें चाहिए ए और बी, या तो ए या तो बी, उनमें से कोई भी एक, या तो ए मिल गया तो भी सही है, या तो बी मिल गया तभी सही है। तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसे कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, कोई इन दोनों में से कम एगो रहना चाहिए। दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इस तरह से इसे किस तरह से नोटेशन करते हैं, ए यूनियन बी। ठीक इसी प्रकार इसे यूनियन पढ़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि यूनियन का साइन क्या होता है, इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है। ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो जब दोनों कहेगा ए एंड बी, जब दोनों रहेगा, एंड लगा रहता है तो इंटरसेक्शन होता है। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। हमको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, दोनों चाहिए, ए एंड बी दोनों चाहिए। तो ए एंड बी के लिए इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक इसी प्रकार ए चाहिए बट नोट बी, तो बी, नोट बी का मतलब क्या था, बी पर बार। ए चाहिए बट नोट बी, तो ए एंड बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, मतलब बी हमको नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार क्या है, बी बट नोट ए, मतलब बी चाहिए लेकिन ए नहीं चाहिए। तो ए नहीं चाहिए तो ए पर बार लगा दिए, मतलब नहीं चाहिए, ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब बी हमें चाहिए। और क्या कर रहा है कि ना इधर ए नॉर बी, ना ही हमें ए चाहिए और ना ही हमें बी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ए पर भी बार लगा देंगे और बी पर भी बार लगा देंगे, क्योंकि हमें ना ही ए चाहिए और ना ही मुझे बी चाहिए। इसलिए नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी, हमें दोनों नहीं चाहिए, इसलिए इसे मैंने किया हूँ। अब क्या कर रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ, यहाँ पर मैंने थोड़ा जगह भूल गया था लिखने के लिए, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, मैंने ए बी और सी में कोई भी एटलीस्ट ए को होना चाहिए। या तो ए मिल जाए तो भी सही है, बी भी मिल जाए तो भी सही है, या तो सी मिल जाए तो भी सही है, लेकिन कम से कम ए को रहना ही रहना चाहिए। दो को भी रहेगा तो ए बी रहे, या तो बी सी रहे, या तो सी ए रहे। दो को भी रहेगा तो ठीक है, या तो तीनों रहे तो से भी रहे, तो कम से कम ए को तो रहना ही चाहिए। तो इसलिए लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा जाता है। इस तरह से नोटेशन लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो भी नोटेशन है मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। इतना ही मेन रूप से नोटेशन होता है, जैसे एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एकदम एक ही चाहिए। ए चाहिए तो बी नहीं चाहिए, और जब बी चाहिए तो ए नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वन ही चाहिए हमें, एक टाइम पर एक ही चाहिए, दोनों नहीं चाहिए एक टाइम पर, दोनों एक ही चाहिए। तो ए चाहिए तो बी नहीं चाहिए, और दूसरा केस क्या हुआ, जब बी चाहिए तो ए नहीं चाहिए। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन नोट बी, या नोट ए इंटरसेक्शन बी, है ना, मतलब कि ए नहीं चाहिए और बी हमें चाहिए। यहाँ पर ए चाहिए, हमें बी नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है। ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, मतलब तीनों हमें चाहिए। तो ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए एंड सी भी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों मैंने चाहिए, तो मैंने तीनों लिख दिया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी का दो को चाहिए हमें, तीसरा का नहीं चाहिए। कोई भी दो चाहिए तो तीसरा नहीं चाहिए। तो हमें इस केस में ए और सी चाहिए, बी नहीं चाहिए। इस केस में ए नहीं चाहिए, बी और सी चाहिए। तो दोनों में यूनियन मैंने लगा दिया, ये यूनियन का साइन है, ये भी यूनियन का साइन है ना। इसी तरह से ये, अब हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनीसन हम अगले पेज में देखते हैं, ताकि जब तक डेफिनीसन नहीं समझ में आएगा तो हम कैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनीसन पर ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम अगले पेज पर डेफिनीसन प्रोबेबिलिटी का समझते हैं। यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
मतलब प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का मैंने डेफिनेशन लिखा है। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो एक प्रकार का रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जो इवेंट्स है वो कितना बार अकर किया है टोटल उसका, और जो फेवरेबल है, जैसे कि हम डाइस को थ्रो किए हैं उसमें से 2 आने का क्या इवेंट्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 क्या हो गया मेरा फेवरेबल इवेंट्स है। और वो कितना बार आकर क्या है वो हो जाएगा ऊपर में न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जो कि सैंपल स्पेस में आ सकता है। तो वही दोनों का रेशियो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होता है। किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी होता है दोनों का रेशियो। तो इसे मैंने लिख दिया हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इसे हम मैथमेटिकली इस तरह से नोटेशन कर सकते हैं कि अगर जो m नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स को बता रहा है और n टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को बता रहा है, तो इस तरह से m/n रेशियो हो जाएगा इवेंट्स a का, प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। अब ये एक पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो प्रोबेबिलिटी जो आता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही। अगर जो 1 से बड़ा हो गया तो वह गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 और 1 के बीच में ही रहता है, तो गलत हो जाएगा। और अगर जो 0 से कम हो गया तो भी गलत होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं हो सकता, दोनों के बीच में ही रहता है। अब 2 टर्म और है, एक होता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एनी इवेंट्स, मतलब कि कौन सा इवेंट, जैसे कि 2 है तो एक थ्रो को फेंकते हैं और 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वो फेवर में आएगा, और 2 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से 2 टर्म डिफाइन किया जाता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स, और दूसरा होता है कि ऑड इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट्स, कोई भी होता है ए जिसे। तो क्या होता है कि ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट्स इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नॉन फेवरेबल इवेंट्स, है ना। जैसे कि मान लेते कि 100 गो में से 99 गो फेवरेबल इवेंट्स है, तो फेवरेबल इवेंट्स 99 हो जाएगा और नॉन फेवरेबल इवेंट्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 नीचे लिखेंगे, 99 ऊपर लिखेंगे। इसी प्रकार अगर जो ऑड इन अगेंस्ट है, तो ऑड इन अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, अब कि 99 वह एगो अनफेवरेबल है तो लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल इवेंट्स क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब फेवरेबल कितना है, 99 है 100 गो में से, तो 99 नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n-m डिवाइडेड बाई m, जहाँ पर n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो कि है अकर कर सकता है, और m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। तो नॉन फेवरेबल भी निकाल सकते हैं टोटल में से घटा करके, क्योंकि 2 ही प्रकार का होता है, एक फेवरेबल होता है, एक नॉन फेवरेबल इवेंट्स होता है इसमें, तो हम घटा करके निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। अगले पेज पर हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 12 balls are distributed among 3 boxes. Find the probability that first box will contains 3 balls. मतलब 3 बॉक्स है 1 2 ये 3। अब तीनों बॉक्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 बॉल्स को। तो 12 बॉल में से एक बॉल्स पहले निकालेंगे। तो एक बॉल्स या तो इसमें डाल सकते हैं, या तो दूसरे वाले में डाल सकते हैं, या तो तीसरे वाले में डाल सकते हैं। तो पहला बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होगा, 1 2 3, तीनों में से किसी एक में डाल सकते हैं। पहला बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका होगा, 3 तरीका। अब इसी तरह से जब मैं दूसरा बॉल को लूँगा तो दूसरा बॉल को पुट करने का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, एक तो इसमें डाल सकते हैं, या तो इसमें डाल सकते हैं, या तो इसमें डाल सकते हैं। तो दूसरे बॉल को भी डालने का कितना तरीका है, 3 तरीका, 1 2 3, तो 3 तरीका हो गया। ठीक इसी प्रकार तीसरे गेंद का भी 3 तरीका होगा, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार चौथे बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होगा, 1 2 3,
तीनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स में डाल सकते हैं, तो चौथे बॉल का भी हो गया। तो इसी प्रकार के 12 बॉल से तो 12 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि हमें 12 बॉल्स जो है, सारे 12 बॉल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना इन 3 बॉक्स में। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, 3 टू दी पावर 12। ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का ही तरीका हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका हो गया एमंग 3 बॉक्स में। ठीक, ये हो गया। अब हमें अब ये इवेंट क्या है, इवेंट ये फाइंड कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स विल कंटेन्स 3 बॉल्स। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, है ना, ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल्स। जब 3 बॉल्स कंटेन्स करता है, पहला बॉक्स क्या कर रहा है, 3 बॉल्स कंटेन्स कर रहा है। तो पहला बॉक्स में 3 बॉल्स, तो 12 बॉल्स में से 3 बॉल को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा। तो 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सेलेक्ट करने का तरीका 12C3 होगा। मैंने ये 3 बॉल्स तो सिलेक्ट कर लिया है पहले बॉक्स के लिए, क्योंकि मैंने पहला बॉक्स में क्या करना है, पहले बॉक्स में 3 बॉल भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 3 बॉल। यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट बॉक्स जो है वो 3 बॉल कंटेन्स कर रहा था, 12 बॉल्स है। तो 12 बॉल्स में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 12C3 हो गया। एंड हमें दूसरा और तीसरा बॉक्स में भी तो कुछ ना कुछ बॉल डालना पड़ेगा, तो इसमें भी तो फिल करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम दूसरे और तीसरे बॉल को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 3 बॉल तो मैंने 12 बॉल में से 3 बॉल्स को तो मैंने फर्स्ट बॉक्स में डाल ही चुका हूँ। ये 12 बॉल में से 3 बॉल्स को मैं फर्स्ट बॉक्स में डाल ही चुका हूँ। अब मेरे पास बचा 9 बॉल्स। तो 9 बॉल्स को 2 रिमेनिंग बॉक्स में डालने का क्या तरीका होगा, ये 2 रिमेनिंग बॉक्स में डालने का क्या तरीका होगा। तो हम 9 बॉल्स में से पहले 1 बॉल्स लेंगे, तो 9 बॉल्स में से पहले 1 बॉल्स लेंगे, तो इसको डालने का क्या तरीका होगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका होगा। इन दोनों बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, या तो दूसरे वाले में डालेंगे या तो तीसरे वाले में डालेंगे। तो पहले 9 बॉल्स में से पहले बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या हुआ, 2 तरीका हो गया। ये पहले वाला तो भरा ही गया, पहले वाला तो मैंने भर ही चुका हूँ, उसको तो हटा ही दोगे, पर ये पहला बॉक्स तो 3 को रख ही रहा है, ये हो गया। दूसरा तीसरा खाली है ना, तो दूसरे तीसरे में भरना है। तो 9 बॉल में से पहले बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का 2 तरीका है। ठीक उसी प्रकार 9 बॉल्स में से दूसरे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका है, 2 तरीका है। तो लिख सकते हैं कि पहले वाले के लिए 2 तरीका है, दूसरे वाले के लिए 2 तरीका है, तीसरे वाले के लिए 2 तरीका है। इसी प्रकार 9 टाइम्स हो जाएगा, का मतलब कि 9वां बॉल्स को भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, तो 12C3 आइए 1 2 3 इसी प्रकार 9 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर 9, ये क्या हो गया, इवेंट आ गया। ठीक, नंबर ऑफ इवेंट। तो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। मतलब कि हमें फर्स्ट बॉक्स में क्या चाहिए, 3 बॉल्स चाहिए। तो ये हो गया बटे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये फार्मूला हो गया। तो हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं 12C3 इंटू 2 टू दी पावर 9 बटे सैंपल स्पेस क्या होगा, 3 टू दी पावर 12, मैंने लिख चुका हूँ। तो ये आंसर हो गया उस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम एडिशन थ्योरम का यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं कि फार्मूला लिखते हैं एडिशन थ्योरम का। तो एडिशन थ्योरम क्या कहता है, एडिशन थ्योरम बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता हूँ अगले पेज पर, ताकि और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए ये प्रोबेबिलिटी के डेफिनीशन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द लेटर्स ऑफ वर्ड अट्रैक्शन आर रिटेन डाउन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टीज अकर्स टुगेदर।
तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि इसे कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं इस लेटर को। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है तो कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। 10 लेटर में से यहाँ पर 10 लेटर दिया हुआ है तो 3 3 छो 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 4 10, अट्रैक्शन ATTRACTION 10 लेटर है। 10 लेटर है जिसमें से टी 3 गो है और ए 2 गो है। तो इसे इस वर्ड के लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, किस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो वो क्या निकल जाएगा, सैंपल स्पेस निकल जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा, टोटल कितना वर्ड्स है, 10 वर्ड्स है। तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा जिसमें से कि ए 3 बार रिपीट कर रहा है, ए 2 बार रिपीट कर रहा है और टी 3 बार रिपीट कर रहा है। तो टी 3 बार रिपीट कर रहा है इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर चुका हूँ क्योंकि रिपीट कर रहा है, और 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर ए 2 जगह रिपीट कर रहा है क्वेश्चन में। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब हमें पहला क्वेश्चन सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टीज आर टुगेदर। तो मान लेते हैं इवेंट इवेंट्स इज द इवेंट्स दैट ऑल टी जो है टीज आर टुगेदर तो इसको सिलेक्ट करने का या इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा। जब 3 टी एक साथ रहे तो पूरे 10 लेटर है, तो 10 लेटर में से 3 गो जो टी है उसे हम एक बॉक्स में रख देंगे, उसे एक लेटर की तरह मानेंगे। ये जो 3 टी है, 10 लेटर में से 3 गो टी है तो 3 गो मैंने हटा दिया, उसे एक लेटर माना हूँ। तो एक लेटर ये हो गया, उसके बॉक्स में डाल देंगे और 7 गो उधर हो गया क्योंकि 3 गो तो ये हो गया और 7 गो उधर, तो 10 गो है टोटल। तो 10 में 10 और ये 3 गो जो टी है उसे हम एक यूनिट मानेंगे, एक लेटर मानेंगे। तो 7 1 8 हो गया, इधर 7 गो जो, तो 8 गो हो गया टोटल मिला के। तो 8 फैक्टोरियल से डिवाइड 8 फैक्टोरियल अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 8 फैक्टोरियल क्योंकि 7 को उधर और इसे मैंने एक क्वांटिटी मांग लिया तो क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। उसमें से ए क्या हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ट्रैक्शन में ए डबल बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये 3 जो है 3 आइडेंटिकल है तो इसे से भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो और 3 तीनों जो अंदर में टी है तीनों एक ही तरीके, तीनों तो एक ही तरह का है तो उसे आपस में अरेंज करने का इंटरनली भी तो अरेंज करेंगे ना। तो इंटरनली अरेंज करने का क्या तरीका, एक तरीका हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया कि ऑल टीज आर टुगेदर, जब एक साथ रहेगा तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हम कैलकुलेट करेंगे, ये 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा 3 फैक्टोरियल 3 × 9 फैक्टोरियल, 3 × 9 बचेगा और ऊपर में ये 6 हो जाएगा। तो क्या होगा 3 दूना 6 3 तिया 9 30 हो जाएगा, मतलब 1/15 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का। और दूसरा पार्ट क्या है कि नो 2 टीज अकर्स टुगेदर। तो 7 लेटर बचा, 3 गो टी था, 7 लेटर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर को अरेंज करने का क्या तरीका होगा, 7 होगा। लेकिन 7 टी कहाँ आ सकता है, टी यहाँ पर आ सकता है जहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टी जो 3 गो है उनमें से कोई भी टी एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो कहाँ फिल कर सकते हैं, ये क्रॉस पर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां,
8 तरीका है टी को फिल करने का। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम 7 फैक्टोरियल कर देंगे। 7 फैक्टोरियल इसलिए मैंने किया क्योंकि 7 लेटर है, तो 7 फैक्टोरियल मैंने कर दिया है, डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा। अब हमें ये 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस पर अब हमें टी को फिल करना है। ये तो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो गया। जो अदर वर्ड्स था जो मैंने अथी किया हूँ, अरेंज किया हूँ, लेकिन टी को तो मैंने अरेंज नहीं किया हूँ, गैप में फिल करना पड़ेगा ना। तो 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस है। तो 8 प्लेस में 3 गो टी को फिल करने का क्या तरीका होगा। 8 प्लेस में से 3 प्लेस को फिल करने का क्या तरीका होगा टी से, तो 8C3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स ए हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इस केस में ए मैंने दूसरा माना हूँ कि क्या ए इवेंट्स क्या है कि नो 2 टीज आर टुगेदर, ये हो गया। तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए, मतलब इवेंट्स हो गया, फेवरेबल इवेंट्स इंटू नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो इस केस में सैम्पल स्पेस तो वही रहेगा, और इसे हम कर 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8C3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई और 2 फैक्टोरियल। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल भी आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखा था ना 3 फैक्टोरियल, तो ये हुआ। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 7/15, ये आंसर होगा। क्योंकि यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना 10 इंटू 9 इंटू 8, और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 7/15 आएगा। तो अब हम एडिशन थ्योरम को डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। एडिशन थ्योरम कहता है, एडिशन थ्योरम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडिशन थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है। एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with a random experiment, then probability of A union B equals to probability of A plus probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। ये फार्मूला है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हम बनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसे याद रखा। अब ये इसमें एक कंडीशन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होता है, इसका डिफिनीशन मैंने नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनीशन मैंने बोला था कि इस चैप्टर के शुरू में ही स्टार्टिंग में कि कुछ डेफिनीशन होते हैं, टर्म्स होते हैं, जिसका डेफिनीशन से ही हम समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि जब तक डेफिनीशन नहीं पता रहेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो 2 या 2 से अधिक इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाते हैं, 2 या 2 से अधिक इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तभी कहलाते हैं कि जब उनमें से कोई भी एक, या तो ए या तो बी, कोई उनमें से एक इवेंट्स अगर जो अकर करता है तो वो दूसरे बाकी सब के इवेंट्स को रोक देता है, अगर हैपनिंग होने से, अकर करने से, घटित होने से रोक देता है। अगर जो एगो घटित हो जाता है उनमें से तो कोई भी, तो जैसे कि छक्का इससे थ्रो करते हैं डाइस को, तो 2 आ चुका है, तो इसमें कंडीशन है कि अगर जो 2 आ जाएगा तो हम पासे को स्टॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम वहाँ से स्टॉप कर देंगे। तो यही सब कंडीशन होता है कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहता है, तो आगे वाले जो इवेंट्स है उसे रोक देगा। तो इस केस में मान ले कि ए घटित हो चुका है, और ये ए एंड बी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो अगर जो इनमें से कोई भी एक अगर जो घटित हो चुका है, अकर कर चुका है,
जैसे कि बी अकर कर चुका है तो ए को मना कर देगा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, जब ए घटित ही नहीं हुआ सिर्फ बी ही घटित हुआ तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 है। इसी कारण से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ए एंड बी क्या है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये तो 0 हो जाएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। तो सिंपली बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन होगा कब, ये कब वैलिड है, जब ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तभी वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। इसी सिमिलरली अगर जो 3 इवेंट्स रहेगा तो इसी केस में अगर जो 3 इवेंट्स रहेगा, इफ़ 3 इवेंट्स ए बी एंड सी आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन मैं पहले लिख देता हूँ, अच्छा इसमें जो लिख ही देता हूँ डायरेक्ट ताकि याद रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, जनरली बाद में मैं लिखूँ लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लिख रहा हूँ इस केस में, यही ये जो यहाँ पर लिखा रहा हूँ ये इसी में आएगा, एक्सक्लूसिव में ही आएगा। तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। प्लस वाला यहाँ पर हट चुका है, इधर भी प्लस वाला रहता है लेकिन वो 0 हो चुका है। लेकिन अगर जो 3 इवेंट्स ऐसे रहेगा तो एडिशन थ्योरम क्या होता है, ऐसे जनरली होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है मेन रूप से, ठीक। तो ये होता है, तो ये मैं फार्मूला लिख चुका हूँ। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है, ये फार्मूला जो है एडिशन थ्योरम का अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ अगले पेज पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेज आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेज आर डिफेक्टिव। If a person takes out 2 at random, then what is the probability that either both are apples or good? तो यहाँ पर 2 probability है, एक एप्पल के लिए एक गुड के लिए। तो मान लेते हैं कि let A denotes the events are एप्पल, पहला हो गया। और दूसरा इवेंट्स क्या है, बोथ आर एप्पल, ठीक है, बोथ आर एप्पल। और ये इवेंट्स क्या है कि बोथ आर गुड, ये इवेंट्स दे रहा है, ठीक। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एप्पल्स एंड गुड्स, मतलब हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें ये निकालना है, करें ना, प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल्स और बोथ आर गुड। तो ए बता रहा है एप्पल्स को और बी बता रहा है गुड मतलब गुड है जो मैंने निकाला। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला मैंने एडिशन थ्योरम से अभी मैंने डिस्कस किया हूँ कि ए यूनियन बी होता है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। तो अब हमें इसे निकालना है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हम तीनों को पहले कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या करा है कि बोथ आर एप्पल्स। मान लो कि जो मैंने दो मेरे पास कितना था टोकरी में, क्या था मेरे पास टोकरी में कितना कुल था फ्रूट्स, 20 गो एप्पल्स था और 10 ऑरेंज था। तो 20 और 10 क्या हुआ, 30 गो फ्रूट्स है
अब 30 फ्रूट्स में से मैंने 2 को एट रैंडम बिना देखे हुए मैंने 2 को सिलेक्ट किया। तो 2 को सिलेक्ट किया 30 में से, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा 30C2। मेरा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 30C2। लेकिन अब इसमें क्या गारंटी है कि पहला क्या दे रहा है कि दोनों के दोनों जो मैंने निकाला कि ये सेव होगा, एप्पल ही होगा। ये इवेंट से ही ना कि दोनों के दोनों क्या होगा एप्पल्स ही होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों का दोनों एप्पल है। तो 20 में से 2 एप्पल को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 20 में से 2 एप्पल को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा 20C2। तो ये हो गया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। ठीक इसी प्रकार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, बी मतलब कि गुड रहना चाहिए। जो मैं दोनों जो निकाला हूँ फ्रूट्स, वो दोनों फ्रूट्स क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो बोल रहा है कि 3 ऑरेंजेज आर डिफेक्टिव्स। तो 10 गो में से 3 गो तो डिफेक्टिव्स है, तो 7 ही गो ना अच्छा है। तो 7 गो अच्छा है, तो 7 गो में से हमें सिलेक्ट करना है 2 गो का, तभी ना अच्छा वाला आएगा। ऐसे तो अच्छा वाला आएगा ही नहीं। तो और हमें अच्छा वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से, किस में सेलेक्ट करेंगे, मैंने तो 2 निकाल चुका था। तो हम बी को निकालना है कि गुड भी होना चाहिए। तो गुड कितना होगा, गुड के लिए डिफेक्टिव्स को हटा देंगे। टोटल फ्रूट्स में से टोटल डिफेक्टिव्स को हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, गुड्स हो जाएगा, माने अच्छा हो जाएगा। तो टोटल कितना 30 फ्रूट्स है। 30 फ्रूट्स में से 8 को क्या डिफेक्टिव है, 5 गो एप्पल और 3 गो ऑरेंज डिफेक्टिव से। तो 30 में से 8 को घटाएंगे तो 22 गो बचेगा। तो 22 गो अच्छा है। तो 22 में से 2 गो को सिलेक्ट करना है, अच्छे में से सिलेक्ट करना ना, गुड हमें चाहिए ना, क्योंकि बी इवेंट्स मैंने क्या माना है, गुड्स माना कि अच्छा होना चाहिए। तो 22 वो अच्छा है, तो 22 अच्छा है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 22C2। और टोटल क्या है, सैंपल स्पेस क्या है 30 में से सिलेक्ट करना, 30 में से 2 को सिलेक्ट करना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल गया, अब हमें चाहिए कि एप्पल भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे कि अच्छा भी चाहिए, एप्पल भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। तो 20 एप्पल दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 एप्पल दिया हुआ है, उसमें से 5 गो डिफेक्टिव है। तो हमें अच्छा चाहिए ना कि डिफेक्टिव चाहिए, और एप्पल भी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो 20 में से अगर जो 5 को घटा देंगे तो 15 एप्पल होगा, 15 एप्पल होगा जो कि अच्छे हैं, गुड है। तो दोनों में कंटेन हो रहा है। तो 15 अच्छे एप्पल में से दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, गुड भी रहना चाहिए और एप्पल भी रहना चाहिए, ए एंड बी दोनों। तो 15 क्या है, अच्छे एप्पल हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो 15 में से 2 को सेलेक्ट करने का क्या तरीका, 15C2, और टोटल क्या था 30C2। 30 में टोटल फ्रूट्स था 32, 30 में से 2 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा 30C2 हो जाएगा। तो अब इन तीनों कंडीशन, तीनों जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला है, ये एडिशन थ्योरम के फार्मूला में पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है 20C2 डिवाइडेड बाई 30C2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हुआ है 22C2 डिवाइड बाई 30C2 माइनस, अब चाहिए हमें क्या फार्मूला से, इक्वेशन नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकला हुआ है 15C2 डिवाइडेड बाई 30C2। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम एडिशन थ्योरम लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पता चल गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अगले पेज पर और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि ए इवेंट है जो बताता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, ये बता रहा है। मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ये दिया हुआ है 2/5। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दिया हुआ है कौन सा है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या 4/7 कहना है कि गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3, एटलीस्ट वन, मतलब कि दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कोई भी एक या तो इलेक्ट्रिक वाला हो जाए या तो प्लम्बिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है क्या 2/3, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन को किस तरह से नोटेशन करते हैं, मैंने शुरुआत में ही, लेक्चर के शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन पर ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यही ना यहाँ पर होगा कि एटलीस्ट वन जब रहता है तो यूनियन होता है, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब कि दोनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट है, और बी क्या है, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनमें से कोई भी एक चाहिए, एटलीस्ट वन, या दोनों मिल जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर जो एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो भी सही है, क्योंकि एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए। तो दिया हुआ है 2/3। तो मैं अभी फार्मूला पढ़ा हूँ एडिशन थ्योरम का, कि एडिशन थ्योरम क्या होता है फार्मूला। एडिशन थ्योरम ये होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया हुआ 2/3। तो हमें यही तो निकालना है, कह रहा है कि यही तो हमें फाइंड करना है कि क्वेश्चन में कि व्हाट इज द, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, मतलब दोनों कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ए वाला भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए, दोनों हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट 2/3 दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ 4/7। तो मैं पुट कर देता हूँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2/5 जो कि दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है 4/7। तो यहाँ से निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन है, तो ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2/5 प्लस 4/7 माइनस 2/3। तो जब मैं इसका एलसीएम लेकर के सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 5 से 35 गुना 3, 35 गुना 3 कितना हो जाएगा 115, क्योंकि 5 या 15 और 3 या 9 1 10 हो जाएगा 105। तो 21 दूना 42 प्लस 7, 5 या 15 चौका 60 माइनस 35 दूना 70। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो कितना आएगा 102 में से 70 गया तो 32 हो जाएगा, 32/105। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जब मैं इसे आधा करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 में से 70 जाएगा ना, 7 5 35 दूना 70, ये माइनस होगा तो 70 मैंने घटा दिया हूँ, तो कितना होगा आंसर, तो 32/5 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एडिशन थ्योरम से रिलेटेड। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।